Hello everyone, I'm Dr. Shubham Chaudhary and we have this honor of having Ms. Sumedha Sharma. She is a clinical psychologist and practitioner of eclectic psychotherapy. So आज हम कई सारी चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं. Thank you so much Ms. Sumedha for coming on this channel. Okay, so let's begin about few concepts. At least basic से start करेंगे कि like psychology, we all know about psychology कि ठीक है भाई, how we are living, what's my self concept about myself, right? बट स्टिल वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग जस्ट अगर बेसिक सी चीज़ की बात करें लाइक थिंकिंग ओवर थिंकिंग राइट मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग दिस इशू इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि भाई दे आर ओवर थिंकिंग लाइक दे आर अवेयर मोस्टली पीपल आर अवेयर दैट दे आर ओवर थिंकिंग करेंटली बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम सेल्फ एंड मेनली जो इशूज़ होते हैं मेनली इशूज़ होते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट इमोशन लाइक दे डोंट फील गुड दे डोंट फील प्रॉपर दैट्स वाई उन्हें इश्यूज होते हैं इन चीज़ों से लाइक ओवर थिंकिंग हो गई इट्स नॉट अबाउट ओवर थिंकिंग इट्स अबाउट देयर फीलिंग्स दे आर नॉट फीलिंग फाइन सो द मेन कॉन्सेप्ट गोज टू अगेन टू द फीलिंग्स एंड ऑल सो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके इफ दे नो दैट दे आर ओवर थिंकिंग हाउ दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल और जो बेसिक एस्पेक्ट्स अगर बेसिक लेवल पे भी अगर वर्क करना चाहे कोई वी नो दैट मेडिटेशन एंड ऑल चीज़ें हैं बट वॉट यू सो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे जो बच्चे आते हैं जैसे छोटे 10th 12th के अब तो काफ़ी छोटे बच्चे मतलब इवन 8th क्लास के बच्चे भी एनजाइटी डिसऑर्डर लेके आते हैं एक टाइम था वी वर नॉट सीइंग दीज केसेस पहले इतना ज़्यादा नहीं था आज से 10 साल पहले मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं पता इवन एग्ज़ाम देने जाते थे या फिर वाइवा देने जाते थे हम बोलते थे कि हमारी फट रही है बट आज के बच्चे बोलते हैं मुझे एनजाइटी हो रही है मुझे पैनिक अटैक आ रहा है मैं एंक्शस हूँ सो कहीं ना कहीं ये वर्ड मिल गया है इस वजह से ऐसा हो रहा है या फिर लाइफस्टाइल ऑब्वियसली लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी सारी चीज़ें हैं सो यू मस्ट बी सीइंग दीज केसेस कि 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास काफ़ी बहुत सारे बच्चे हैं अडल्ट्स हैं इवन 30 40 50s में जिन्हें हम मैच्योर बोलते हैं नॉर्मली मेन स्ट्रीम में बोलें कि भाई 40 ईयर्स 50 ईयर्स में इंसान मैच्योर बन जाता है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर थाट्स या फिर कंट्रोल देयर फीलिंग्स और अंडरस्टैंड देयर देमसेल्फ सो व्हाट डू यू से अबाउट दीज थिंग्स ओके सो दीज टर्म्स वी वाइडली यूज़ मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग हम बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमनली बोल देते हैं बट डू वी एग्जैक्टली नो व्हाट ओवर थिंकिंग इज़ हम खुद को इतना कम टाइम देते हैं आजकल अपनी थॉट्स को सेल्फ वर्क को अपने ऊपर खुद इतना कम काम करते हैं we think that we are doing good with ourselves by keeping ourselves professionally busy and we feel that that's what is life is all about but at the end of the day when we are alone we are trying to sleep we have those racing thoughts and these thoughts are what we call overthinking but I believe in my clinical practice I've seen ये सब इसलिए होता है because we do not give time to ourselves अगर हम actually इन thoughts को process करें these thoughts won't haunt us and be labeled as overthinking first of all and हाँ overthinking is an actual phenomena जो बहुत लोगों के साथ होता है especially when we go through something big when we give too much value to things that are not very important and it's very common so and the other thing that you were mentioning anxiety in kids that we are seeing anxiety has been a part of this world since रामायण महाभारत जैसे हमने देखा ही है बहुत बार when अर्जुन जी was in trouble Krishna acted as a therapist as a supporter to help him through the crisis, existential crisis, symptoms of anxiety, and which finally helped him go through the process of war. इवन आई रिमेंबर कि जब महाभारत में जब उन्हें डिसीज़न लेना था अपने ही भाइयों के अगेंस्ट में लड़ने का तो ही वॉज सेइंग कि मेरा ये मन काबू में नहीं है मेरा मन भटक रहा है मैं कैसे कंट्रोल करूं तो ये एक तरीके का ओवर थिंकिंग हो गई या फिर नॉट एबल टू कंट्रोल हिज थॉट्स और वॉट एवर एंड कृष्णा ने कहा उन्होंने बताया कि कैसे अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए अपने मन को कैसे काबू में रखते हैं दैट्स ग्रेट एग्जाम्पल तो दिस मीन्स हाँ हर एरा में हर टाइम में इवन अगर ये सारी चीज़ें होती नहीं तो फिलॉसफी नहीं आती लाइक जैसे इंडियन फिलॉसफी ईस्टर्न फिलॉसफी सारी चीज़ें स्टार्ट ही एग्जिस्टेंशियल इश्यूज से हुई थी
लाइक ओवर थिंकिंग, हु एम आई, ये वो, डेथ, कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, ट्रू। वहाँ से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, और ये कोई भी माइथोलॉजी बोलें या फिर स्क्रिप्चर्स बोलें या फिलोसफिकल टेक्स्ट बोलें, हर जगह इस चीज़ का इंट्रोडक्शन है। इवन इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में मैं तो जानता हूँ, कि मैं मानता हूँ, लाइक आई नो यू मस्ट बी वेस्टर्न फिलोसफर। मैं ईस्टर्न फिलोसफी का थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। इवन आई रीड वेस्टर्न फिलोसफी लाइक नीचा, शोपेनहावर, आई लव देम। बट ईस्टर्न फिलोसफी में ये कॉन्सेप्ट रहा है, ऑलवेज दे टॉक अबाउट डेथ एंड हु एम आई। लाइक वी इफ वी टॉक अबाउट अष्टावक्र गीता, उन्होंने बोला कि यू आर जस्ट कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसिंग दिस 3D, even Vigyan Bharatandra and all. So what do you talk about it? Again, talking about Mahabharata, I remember one thing that I saw was जब वो वॉर के लिए रेडी हो रहे थे, कृष्णा ने उनको एक चीज़ बताई थी, एज यू सेड ईस्टर्न फिलोसफी। ही टॉक्ड अबाउट कि कैसे आर सोल इज़ indestructible, will always be in existence. It's just the body which is going to be, which is not permanent. So one good example of Eastern philosophy and existentialism. Okay, great. So okay, so again means एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, या जो मेरा क्वेश्चन था कि अब दिख रही हैं ये चीज़ें, बट यानी कि थी तो पहले से भी, लोगों के इश्यूज तो होते ही थे, अब थोड़ा एड्रेस करना स्टार्ट हो गया है। Now we have the terms. Okay. Now we know what to call it, what this feeling is called. बहुत सारे हिंदी में हम लोग घबराहट इसी चीज़ को कहते हैं, worrying is a symptom of anxiety. So these things have always been prevalent. Just the term now anxiety, we know what to call it. Okay. But again, anxiety as a term has been misused a lot. That's also happening. Okay, okay, great. Okay, so this is great. अब let's shift the topic थोड़ा सा, like I got this concept कि भाई ये थी issues, बस एड्रेस करना हो रहा है, बट कभी कभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ये मिसयूज़ भी हो रही हैं वर्ड्स, कि लाइक बच्चे भी बोल रहे हैं मुझे एंग्शियस पर्सनालिटी हूँ, या एनजाइटी हो रही है, या फिर वॉट एवर, राइट। ओके, सो अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि जैसे खासकर अब हम अगर ऑब्जर्व करें लोगों को, तो देर इज़ बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिलेशन है, एक तरीके से अपब्रिंगिंग का या पेरेंटल कंडीशनिंग का, कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग कैसे हुई बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, कैसे कंडीशन हुए हम, तो काफ़ी हद तक उसका भी रिलेशन है। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी फैक्टर रोल प्ले करता है, या फिर हम कैसे खुद को ले रहे हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं बार बार अपने आप को कमज़ोर मानूंगा, मैं मानूंगा यार आई एम लाइक दिस, मैं हूँ ही अनलकी पर्सन, तो कॉन्टीन्यूसली हमारा ब्रेन, हमारा न्यूरॉनल कनेक्शन वैसे ही ढूंढेंगे, वैसे एविडेंसेस ढूंढेंगे कि हाँ भाई मैं अनलकी हूँ। अगर इफ़ आई बिलीव दैट, एंड इफ़ वी बिलीव कि आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, हमारा ब्रेन खुद से न्यूरॉनल कनेक्शंस ऐसे ढूंढेगा जो प्रूव देगा आपको, जो जस्टिफाई करेगा कि दैट यस यू आर लकी। यू विल गेट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वाई यू आर सो लकी, राइट। सो दिस इज डिपेंड, लाइक हम कैसे अपने आप को ले रहे हैं। बट ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटल कंडीशनिंग से भी होता है, कि लाइक बच्चे को जो अनकॉन्शियस था छोटे पे, उसको पेरेंट्स ने क्या बोला है, या फिर रिलेटिव्स ने क्या बोला है, या फिर लोगों ने उसे कैसा ट्रीट किया बचपन में, राइट। हाँ, वो अलग बात है, वो बाद में कभी भी काम कर सकता है अपने ऊपर, कभी भी चेंज कर सकता है, बट कहीं ना कहीं जब तक दे आर अनअवेयर, जब तक लोग अनअवेयर हैं, तब तक तो वो चीज़ उन पर अफेक्ट करेगी। लाइक कार्ल यूंग ने बोला था कि अनटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट, राइट। तो अब नाउ व्हाट यू से, जो आप देखते हो पेशेंट्स में, व्हाट यू से अबाउट पेरेंटल कंडीशनिंग, और किस लेवल तक ये अफेक्ट करती है, एंड हाउ वी कैन वर्क अपॉन दिस एटलीस्ट ऑन द प्रिमिटिव लेवल, और एक तरीके से प्रिकॉशनरी लेवल पे हम कैसे काम कर सकते हैं, लाइक अपने एग्जांपल्स। Okay, you have raised a very nice concern. I recently came across this concept called repetition compulsion. It's a psychodynamic concept with neurological basis. So, what exactly this concept is related to your query? कि जो चीज़ें हमने बचपन में देखी होती हैं, स्पेशली द हार्ड पार्ट्स, टफ पार्ट्स, or should I say traumas, those things they become
like the markers of our subconscious. So जो चीज़ें unhealed रहेंगी, what happens is when we grow up, we have a compulsion to heal that. So this is what also happens when we are looking for partners. We have this tendency कि जो हमने बचपन में देखा होता है हम उस चीज़ को हील करें. जैसे कि अगर हमें पेरेंट्स का प्यार बचपन में नहीं मिला, अगर हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें करने पर प्यार मिलता था, और इफ़ वी हैड टू अर्न दैट लव, दिस माइट हैपन इन फ्यूचर दैट जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको प्यार पाने के लिए दे माइट बी नीडी ऑफ लव. ये प्यार पाने के लिए शायद अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देंगे ज़्यादा, सो दैट दे अर्न देयर लव. सो दीज पैटर्न्स हैपन, एंड दैट इज़ वाई वी माइट ऑल्सो थिंक कि हम क्यों सिमिलर लोगों के साथ बार बार आ जाते हैं, और आर पार्टनर्स हैव सिमिलर फीचर्स ऑफ आवर पेरेंट्स. दैट इज़ वाई इट हैपन्स. एंड येस, other things, environment, it plays a major role. Epigenetic factors are there. Environment हमारे जीन्स पे भी इन्फ्लुएंस करता है. तो जो हमने अपनी लाइफ में देखेंगे वो आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी देखेगी. द सेम कैरेक्टर्स, द सेम फीचर्स, जो रेजिलियंस हमने बिल्ड करी है अपनी करंट लाइफ में, इट विल पास ऑन. ऑल द हैबिट्स, एवरीथिंग विल पास ऑन टू आवर जनरेशंस. ओके, सो आई गॉट द पॉइंट कि लाइक अगर एग्जांपल फ्रॉइड को पढ़ते हैं तो फ्रॉइड ने मेनली फोकस किया था यू आर लाइक दिस, व्हाई यू आर लाइक दिस, कि लाइक ये रीज़न क्या है आप ऐसे हो. तो सेम गोज इन साइकोलॉजी ऑल्सो कि कहीं ना कहीं ये बात होती है कि ओके बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग. बट मैं मानता हूँ कि वी शुड नॉट गो इन टू दिस कॉन्सेप्ट कि ओके बिकॉज मैं ऐसा हूँ या मेरे बच्चे ऐसे होंगे या फिर पेरेंट्स ऐसे हैं तो मैं ऐसा हूँ. ठीक है, फाइंडिंग द कॉज इज इम्पॉर्टेंट, बट वी नीड टू फोकस ओके जस्ट कैच दैट कॉज. नो, what you can be, like you are like this now, what you can be. So that's the like एक तरीके से साइकोथेरेपी इज ऑल अबाउट दिस. साइकोथेरेपी कोई भी जो आप प्रैक्टिस करते हो या फिर हिप्नोथेरेपी हो गया, सो आप बस एक एटलीस्ट छोटा सा ऑडियंस और मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए अपने ऑडियंस को कि व्हाट इज़ साइकोथेरेपी, हाउ वी वर्क, ये कैसे काम करती है, कि जस्ट इन केस किसी को अगर हेल्प चाहिए. लाइक हम वी डिस्कस एक कहीं ना कहीं हमने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, एक बेसिक हमने एड्रेस किया जो इश्यूज़ हैं. अब बस साइकोथेरेपी के बारे में बता दीजिए कि ये काम कैसे करती है, कैसे आप में चेंजेस लाएगी, कितना टाइम लगता है, सो दैट इफ़ एनी वन रिक्वायर्स एनी हेल्प दे कैन रीच out and they can be confident enough to know about psychotherapy. They should also know when to seek psychotherapy. Right. They should know कि भाई अब यहाँ तक मेरा जो एनजाइटी या पैनिक है ये नॉर्मल था, इसके बाद मुझे ज़रूरत है या करवाना चाहिए एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट एक इवेल्युएशन ले लें. सो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी और जो एक्लेक्टिक साइकोथेरेपी है. जस्ट Okay. So psychotherapy basically है क्या? Is when we work on the psychological issues with roots, and by understanding the causes, and then we understand the treatment. As you said, once we understand the cause, हम करें क्या उसके बाद? How do we change? In general, मतलब there are many therapies, but since we have paucity of time here, I would like to say one thing: we always have a choice. There's always a choice to feel a certain way, a choice to think a certain way, a choice to perceive the facts a certain way, a choice to value something a certain way. We always have a choice. We know that this is our drawback, but everything can be worked upon. That's what psychotherapy is all about. Everything can be worked upon. Nothing is unsolvable. Nothing is permanent. but how like can you please explain कि how this therapy, psychotherapy, eclectic therapy या hypnotherapy, how this works and how this creates changes in your in our neurological, on our neurological aspects, or in our mind, or about my own self concept. I know कि बार बार लाइक कंडीशनिंग करते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड, या फिर हिप्नोसिस में अनकॉन्शियस माइंड को एक नया, जैसे लाइक यू टोल्ड कि एक चॉइस हमेशा है, वी कैन शो देम अ न्यू डायरेक्शन, और बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वी विल गेट कंडीशनड अबाउट द न्यू चॉइस और न्यू आवर सेल्फ, राइट, या न्यू वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, या फिर न्यू पर्सनैलिटी,
or new feeling, new kinds of feelings, new kinds of behavior, right? So means overall psychotherapy is about this. And how, just can you please tell कि कितने टाइम तक हमें समझ में आ जाना चाहिए, ओके नाउ वी नीड इट, वी शुड नीड, एंड मेन थिंग इज कि on which extreme we can work upon, like what's the possibilities of having great schools of psychotherapy? Okay. So I'll tell you when do we know that now it's time to seek help. डेली बेसिस पे हम लोग सेल्फ हेल्प में एंगेज होते हैं किसी ना किसी तरीके से. एंग्जाइटी हो रही है तो विल ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्सेशन करने की कोशिश करते हैं. बट व्हेन डू वी एग्जैक्टली नीड साइकोथेरेपी इज़ जब वो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. everything is becoming dysfunctional, life is becoming dysfunctional, we are not able to be productive enough, we are not able to feel happy, satisfied with ourselves. लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वी फील लाइक प्रॉब्लम्स का पहाड़ बनते जा रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ एनी थिंग. और इवन छोटी छोटी इश्यूज़ जैसे बात बात पे गुस्सा हो जाना, इरिटेबिलिटी, not when you feel that your mind is not acting as your friend, that's the time when when you know that when you feel that your mind is not being your friend, that's a sign that you need psychotherapy. Okay, so thank you so much, ma'am. Thanks a lot for coming here for on our channel. Or thanks a lot. Like it means a lot. We will discuss many topics. We'll try to create more and more content regarding this. We'll go more and more deeper into these aspects, and I hope at least on some level लोगों को समझ में आएंगी कुछ चीज़ें. We'll deep dive into all the concepts, and thanks a lot. Okay, I also want to say that Dr. Shubham is doing a great work with spirituality, a little bit into mental health. He's been doing great and it's a commendable work. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. So we'll continue this. Thank you so much, ma'am, and we'll see you in the next video. Thanks a lot, guys.